माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने इस सदन में नागर विमानन क्षेत्र के अनुदान मांगों पर चर्चा की स्वीकृति प्रदान की, इसलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और उसी के साथ कल हमारी करीब 8 घंटे की चर्चा हुई, जिसमें हमारे 57 माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे, अपने प्रश्न रखे, अपने सुझाव रखे। मैं तहे दिल से उनको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि इतनी एक सकारात्मक चर्चा की भागीदारी में मैं कल उपस्थित था और इसी मंथन के आधार पर हम अपने नागर विमानन क्षेत्र को इस देश में आगे ले जाने में हम लोग सफल हो पाएंगे, ये मेरी मंशा है। नागर विमानन क्षेत्र, अध्यक्ष महोदय, आज एक नई धारणा और एक नई महत्वपूर्णता पूरे विश्व में रखता है। इस क्षेत्र से देशों को जोड़ा जाता है, इस क्षेत्र से लोगों को जोड़ा जाता है, इस क्षेत्र से दिलों को जोड़ा जाता है। और इसलिए ये वक्त की पुकार है, जो क्षेत्रीय संपर्क की आशा अभिलाषा देश की हर वासी की, ये आज वक्त की पुकार बन चुकी है। और भारत का एक बहुत लंबा और गौरवशाली इतिहास नागर विमानन क्षेत्र का रहा है। बहुत अरसे से हम लोग इस क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर्स रहे। पहली एविएशन कंपनी की हम बात करें, पहले हमारे पायलट्स की हम बात करें, पहले हमारे एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करें, और खास करके जैसे महुआ जी ने कल कहा कि महिलाओं का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि योगदान नहीं, लेकिन महिलाओं का एक नेतृत्व इस क्षेत्र में सदैव रहा है, सदियों से। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में भी मुझे खुशी हो रही है सदन को सूचित करते हुए कि जहां विश्व भर में हर देश में केवल 5% पायलट्स महिलाएं हैं, वो केवल भारतवर्ष है जहां हमारे देश के पायलट्स में से 15% हमारी महिला पायलट हैं। ये महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है, महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। नागर विमानन क्षेत्र के परिदृश्य में आज पिछले 20-25 सालों में बहुत परिवर्तन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने में 2 सदियों पूर्व ये देखा जाता था कि जहां बड़े बड़े शहर हैं वहीं मांग उठती थी कि हमें एयरपोर्ट चाहिए, हमें कनेक्टिविटी चाहिए, हमें संपर्क चाहिए। लेकिन आज वो पैराडाइम, वो विचारधारा, वो सोच बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। और इस तरीके से परिवर्तित हुई है कि जहां एयरपोर्ट बनता है, जहां हवाई जहाज पहुंचता है, उस क्षेत्र का विकास और प्रगति सुनिश्चित हो जाता है। कनेक्टिविटी के आधार पर, क्षेत्रीय संपर्क के आधार पर विकास और प्रगति की समुद्र उस क्षेत्र में बहने लगती है। और यही वजह है अध्यक्ष महोदय कि नागर विमानन क्षेत्र आज भारत में हमारे आर्थिक पहिए का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। अगर नागर विमानन क्षेत्र का हम इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखें,
तो जो 100 रुपए का निवेश नागर विमानन क्षेत्र में किया जाता है, उसका आर्थिक लाभ घरेलू उत्पादन के लिए 310 रुपए होता है। मतलब कि इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट सिविल एविएशन का 3.1, और जहां इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट हम लोगों का 3.1 है, वहीं इंप्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट, रोजगार सर्जन करने की क्षमता नागर विमानन क्षेत्र में जहां एक प्रत्यक्ष रोजगार का अवसर उत्पन्न होता है, वहीं 6.1 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। मतलब कि इंप्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इस क्षेत्र का करीब करीब 1:6.1 का रेशियो है। अब भारत की क्या कल्पना है अध्यक्ष महोदय? आज भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आबादी की क्षमता में हम देखें तो 135 करोड़ की हमारी आबादी है। सबसे फुर्ती से बढ़ती हुई एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आने वाले 2025 तक विश्व के 5वें सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होकर भारत विश्व पटल पर उठेगी। अब इस परिदृश्य में, जैसे कई हमारे सांसदों ने कल कहा, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड टुडे। और कोविड आने के पहले सबसे तेज रफ्तार से यह क्षेत्र बढ़ रहा था, और इसके पीछे 5 कारण। एक, आर्थिक रूप से तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ देश, क्षेत्रीय संपर्क में तेजी से बढ़ोतरी, तीसरा इंटेंस कंपटीशन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं। टेलीकॉम की तरह एक जमाना था 1993 में, जब ये डब्बे हमारे पास नहीं होते थे, 1 लाख रुपए का डब्बा आता था और 16 रुपए प्रति मिनट उसका दाम होता था। आज डब्बा 5,000 रुपए में आता है और वॉइस तो पूरी तरह से निःशुल्क हो चुका है। और यही परिवर्तन धीरे धीरे नागर विमानन क्षेत्र में भी आया, इंटेंस कंपटीशन के आधार पर। तो जो अर्थशास्त्र में कहा जाता है, लो वॉल्यूम हाई मार्जिन मार्केट के बजाय हाई वॉल्यूम लो मार्जिन के मार्केट के रूप में परिवर्तित ये क्षेत्र भी हो चुका है। तो एक, ग्रोइंग इकोनॉमी, 2, क्षेत्रीय संपर्क में बढ़ोतरी, तीसरा इंटेंस कंपटीशन, चौथा कंपेटिटिव एयरफेयर्स, और 5वां एक बढ़ती हुई डिमांड, एक मांग क्षेत्रीय संपर्क के लिए और ट्रैवल के लिए। पर यहां मैं थोड़ा रुकना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हम लोगों का दायित्व केवल जहाज एयरपोर्ट तक सीमित नहीं। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मेरे सभी साथियों को, मेरे बुजुर्गों को। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब जब देश में संकट का समय आया है, प्रवासी भारतीयों को, देश के वासियों को विश्व के किसी भी कोने पे ऑपरेशन लगाकर हमारे देशवासियों को सुरक्षित वापस लाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। और इसकी एक लंबी कड़ी है। नेपाल में जब भूकंप आया था तो ऑपरेशन मैत्री 2015 में चलाई गई थी। ऑपरेशन राहत जब येमेन में लड़ाई उत्पन्न हो चुकी थी तो ऑपरेशन राहत के तहत मार्च अप्रैल 2015 में 6,710 हमारे नागरिकों को, जिनमें केवल 4,800 भारतीय नागरिक थे और 1,962 विदेशी नागरिक थे, उनको भी हम वापस लेके आए। 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन, साउथ सुदान में जब युद्ध का माहौल तैनात हुआ था,
वहां 153 भारतीय नागरिक और 2 हमारे पड़ोसी देश के नेपाल के नागरिकों को हमने सुरक्षित वापस घर लाया। और 2021 में अभी ऑपरेशन देवी शक्ति, जहां अफगानिस्तान से 670 हमारे निवासियों को हम वापस सुरक्षित घर वापस लेके आए। तो ये एक सिलसिला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई सालों से चल रहा है। लेकिन जो स्थिति इस बार निर्मित हुई यूक्रेन के अंदर, युद्ध का माहौल, 22-23 हजार हमारे बच्चे वहां फंसे हुए, गोली बारूद का वातावरण, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर इस सदन के पटल में मैं कहूं कि केवल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की क्षमता के आधार पर और संकल्प के आधार पर उन्हें हम वापस सुरक्षित लेके आ पाए। और ये मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये केवल एक देश का विषय नहीं था। जो संदर्भ मैंने आपको पहले दिए वो एक देश के संदर्भ में थे। हमारे प्लेन्स, हमारे विमान, हमारा एयरफोर्स यूक्रेन नहीं जा पा रहा था क्योंकि एक युद्ध का वातावरण था। तो आसपास के 5 पड़ोसी देशों के साथ संपर्क साझा प्रधानमंत्री जी, मोल्डोवा, रोमेनिया, स्लोवेकिया, पोलैंड, हंगरी, 5 देशों के मुखियाओं के साथ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों के साथ संपर्क साझा, उनकी सहायता मांगी। यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों के साथ संपर्क साझा युद्ध के वातावरण में कि एक कॉरिडोर बनाओ ताकि मेरे बच्चों को हम लोग सफलतापूर्वक सुरक्षित वापस लेके आए। और यही कारण है अध्यक्ष महोदय कि पहली बार इतिहास में देश की 90 विमान, 90 फ्लाइट्स, एक देश नहीं 4 देशों तक पहुंचाए गए। 90 फ्लाइट पहुंचाए गए 5-5 एयरपोर्ट्स पे और 22,000 हमारे बच्चों को हम लोग सुरक्षित वापस लेके आए। और इस विषय पर मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं हमारे भारतीय वायुसेना को भी। 4 C-17 ग्लोब मास्टर्स, 14 सॉर्टीज लगाई और उसी के साथ इंडिगो के 35 फ्लाइट्स, एयर इंडिया के 14 फ्लाइट्स, गो फर्स्ट के 6 फ्लाइट्स, एयर एशिया के 3 फ्लाइट्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस के 9 फ्लाइट्स, स्पाइस जेट के 9 फ्लाइट्स। हर विमान कंपनी ने दिल खोलकर कहा कि राष्ट्र की आपत्ति है, हम आके आपकी सहायता करेंगे। और इस संकट के वातावरण में अध्यक्ष महोदय, केवल भारतीय नागरिक नहीं, नेपाल के नागरिकों को, बांग्लादेश के नागरिकों को, अफ्रीका के कई नागरिकों को हम लोग सुरक्षित वापस लेके आए। और इस चित्र के पीछे कई ऐसे अनजान चेहरे हैं और इस सदन के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे राजदूत, हमारे मिशंस और कई ऐसे हमारे सरकारी कर्मचारी जिनको पासपोर्ट ऑफिस से लेकर इन देशों में भेजा गया मदद करने के लिए, और रात दिन सरहद पर खड़े रहे एक एक बस को कंपनी करने के लिए ताकि हमारे बच्चों को हम लोग सुरक्षित वापस ले जाएं। आसान वातावरण नहीं था। तो आज इस सभा और इस सदन से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं हमारे एयरलाइंस को, हमारे पायलट्स को, हमारे क्रू को, हमारे राजदूत के मिशन के लोगों को, हमारे प्रवासी भारतीयों को, जिन्होंने उन देश में एक एक प्रवासी भारतीय ने वहां आकर कहा कि आप जो चाहो हम करेंगे, हम खाना बनाएंगे, हम बस आपके लिए अरेंज करेंगे, जो भी संभव हो पाए। और यही भारत की शक्ति है अध्यक्ष महोदय। किसी और देश ने ऐसा कैंपेन शायद मेरे इतिहास में तो 20 साल के जनसेवा के इतिहास में कभी नहीं देखा मैंने, जो भारत में। और जब हम वहां थे तो दूसरे देश के नागरिक हमसे पूछ रहे थे कि ये कैसे संभव हो पाया। तो एक जनसेवा और एक विचारधारा सेवा की इस क्षेत्र के साथ भी जुड़ी है अध्यक्ष महोदय।